मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आ रही है, मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतना में कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर करारा प्रहार किया। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पीएम के निशाने पर रहे। उन्होंने कहा कि दोनों नेता अपने बेटों को सेट करने के लिए एमपी को अपसेट करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो राज्य में तबाही लाएगी। जहां जहां कांग्रेस आई वहां वहां तबाही लाई। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो फिर तो आपको सरकार से मिलने वाली सारी मदद ये बंद कर देंगे। कांग्रेस आई तो मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो मुफ्त इलाज मिलना बंद हो जाएगा। कांग्रेस आई तो किसान सम्मान निधि के पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। अयोध्या में अगले साल 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में राम मंदिर का मुद्दा भी छेड़ दिया। आजकल मैं जहां भी जाता हूं वहां अयोध्या में बन रहे प्रभु राम के भव्य मंदिर की चर्चा चलती है। पूरे देश में खुशी की लहर है। बार बार मैं उसका स्मरण करता हूं जहां कहा गया है, राम काज किने बिनु मोहि कहां विश्राम। कांग्रेस मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सत्ता पाने के लिए जोर लगा रही है। कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की अनदेखी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर शिवराज सरकार को घेर रही है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जातीय जनगणना का मुद्दा भी उठा दिया है। जिस दिन जाति जनगणना हो जाए उस दिन मध्य प्रदेश के हर ओबीसी को पता लग जाएगा कि भैया मेरे 50%, 60% आबादी है, मेरे 60% अगर आबादी है, 50% आबादी है तो हिस्सेदारी क्यों नहीं है? मैं बेरोजगार क्यों हूं? अब जब मैं ये बात उठाता हूं नरेंद्र मोदी कुछ कहते नहीं। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से, कहता हूं नरेंद्र मोदी जी आप एक काम कीजिए, जाति जनगणना कर दीजिए। अपने आप को ओबीसी कहते हैं मगर फिर कहते हैं जब जाति जनगणना की बात आती है कहते हैं भैया जात तो एक ही है, गरीब है हिंदुस्तान में। मध्य प्रदेश में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद 15 महीने बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई। 17 साल से एमपी के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। चुनाव में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई के अलावा किसानों की अनदेखी और आदिवासियों से बदसलूकी मुद्दा बन रहा है। वहीं बीजेपी शिवराज सरकार की लाभकारी योजनाओं के अलावा राम मंदिर और सनातन पर हमले को मुद्दा बना रही है। कांग्रेस ने किसानों की 2 लाख रुपए तक कर्ज माफी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, पुरानी पेंशन योजना के अलावा जातिगत जनगणना जैसे कई और बड़े वायदे किए हैं। इन्हीं चुनावी वादों के दम पर कांग्रेस बीजेपी को ललकार रही है। सवाल ये है कि क्या ये गारंटी कांग्रेस की जीत पक्की कर पाएगी? मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में किसका दांव भारी पड़ रहा है? बीजेपी और कांग्रेस में कड़े मुकाबले के बीच क्या मध्य प्रदेश में कोई सरप्राइज देखने को मिलेगा? तो मध्य प्रदेश की कुर्सी पर कौन विराजेगा, यह है सवाल। 17 नवंबर को किस्मत का फैसला बक्से में बंद और 3 दिसंबर को हमें पता चलेगा। बहुत कांटे की टक्कर है। चुनाव आयोग की मर्यादा, इसलिए मैं नाम भी नहीं लूँगा कि किस पोल में क्या कहा गया, केवल विषय समझने की कोशिश करूँगा। लेकिन बहुत कठिन संघर्ष जैसी स्थिति दिख रही है। अलग अलग लोगों की राय है। मैंने भी कुछ लोगों से निजी तौर पे बात की जो सरकारी अधिकारी हैं या वहाँ पे ग्राउंड पे जर्नलिस्ट हैं। कंफ्यूज है सारे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत ही हर एक की अपनी अपनी राय और सबकी राय एक दूसरे की विपरीत खड़ी हुई दिख रही है। और अब मतदान में बिल्कुल समय नहीं है। अब यहाँ से आप दिवाली की छुट्टी और इन सब मोड में जाएंगे और वहाँ से लौटेंगे तो सीधे माहौल वही चुनाव वाला, मतदान वाला होगा। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी, प्रेम कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी और साथ ही न्यूज़ 18 इंडिया के सीनियर एडिटर और भैया जी कहन के फेम प्रतीक त्रिवेदी। प्रतीक जी नमस्कार सर, आप मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। नमस्कार।
और मुझे ऐसा पता चला है कि आपने वहाँ एकदम मथ डाला है मध्य प्रदेश को, अब अमृत निकाल लिया है आपने। अमृत रूपी मन, मध्य प्रदेश का मन। पढ़िए, मन पढ़िए, मध्य प्रदेश का मन पढ़िए। बताइए मैं क्या पढ़ा आपने सर? बस अभी पसीना सूखा नहीं है, शो अभी खत्म हुआ है मेरा। वो मैं देख रहा था। पसीना तो अभी भी वैसे ही है, बस आके जी बस शो खत्म किया और यहाँ आपके शो में शरीक हुआ। और मुझे मालूम है कि आप चुनाव के समय में तो मुझे जरूर याद करते ही हैं, तो मैं तैयारी कर ही रहा था। तो पिछली बार मैंने कुछ बताया था, लेकिन इस बार तो मुझे आना ही था। 100% बहुत बहुत शुक्रिया। चुनाव देखिए, अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो मैं जबलपुर से चला आ रहा हूँ। जबलपुर से हरदा, नरसिंहपुर होता हुआ इधर हरदा, और फिर हरदा से यानी मालवा का रीजन टच करके अभी मैं विदिशा में बैठा हूँ। तो रायसेन का इलाके में मैं बैठा हूँ, और यहाँ से फिर मैं ग्वालियर की तरफ, बिंद की तरफ चलूंगा। तो यानी अगर मालवा, निवाड़ और मध्य भारत की बात कर ले, महाकौशल की बात कर ले, और ग्वालियर तक मुझे जाना है। तो चर्चा तो लेकिन देखिए मोरलेस पूरे मध्य प्रदेश में भी वही हो रही है। छत्तीसगढ़ से आ रहा हूं यहां तक, तो चर्चा तो वही है कि चुनाव कैसे होगा, चुनाव में मुद्दे क्या हैं। देखिए ये बात सच है जो आपने अपनी रिपोर्ट दिखाई कि 17 साल और 15 महीने, 17 साल का एक मुद्दा बहुत है कि लोगों ने कहा कि 17 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। ये लोगों के दिमाग में आया है, बोल रहे हैं। दूसरा जो पॉइंट, सबसे बड़ी पॉइंट है कि 193 ऐसे लोग हैं, विधायक हैं, जिसमें से मोरलेस कुछ निर्दलीय भी थे, लगभग 4 निर्दलीय थे, बसपा के 2 थे, समाजवादी पार्टी के 1 थे, और बीजेपी के 95 थे और 91 कांग्रेस के थे। वो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। स्थितियां अगर रीजन वाइज बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं तो कट शॉर्ट कर रहा हूं। कई मुद्दे हैं। लाडली योजना, गांव में जब हम जाते हैं तो लोग चर्चा करते हैं, इसमें दो राय नहीं। लाडली योजना की चर्चा है, लोग पूछते भी हैं। थोड़ा सा जब मैं उसमें बहुत दिमाग लगा के मैं सवाल करने लगता तो लोग कहते कि भाई देखिए कांग्रेस की योजना है, बीजेपी ने ले ली। कल ही किसी शो में कोई बोल रहा था। लेकिन हाँ, लाडली बहन योजना के बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। जो दूसरी बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप जानना चाहते हैं, चुनाव बैठेगा कहां, किस जगह पे। अगर प्लेसमेंट चुनाव का पूछे तो चुनाव का जो प्लेसमेंट है, निश्चित तौर से मेरा ये मानना है कि वो बिल्कुल नेक टू नेक है मामला। तो होगा क्या इसमें, लोगों ने पूछा कि होगा क्या, मैंने भी लोगों से टटोला। तो जो जानकार हैं बड़े, वो कहते हैं कि देखिए साहब, बूथ मैनेजमेंट, वोटर्स को निकालना, परसेंटेज ऑफ वोटर्स जो है वो भी लोगों ने कहा कि कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, इस बार कम है, वो भी एक सवाल है। तो जो मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर ले, उनका कहना है कि वो होगा। तो जो पिछली स्थिति थी, क्या वही स्थिति बनेगी? मोर और लेस कह सकते हैं कि इसमें स्लाइट एज हो सकता है, आइदर ऑफ, किसी को भी स्लाइट एज हो सकता है। मुझसे मत पूछिए ये वाला अभी सवाल, ये मत पूछिए कि किसको है, लेकिन क्योंकि मैं प्रोग्राम करता हूं आपको पता है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि लड़ाई बहुत क्लोजली है। अब जैसे मैं बिंद और ग्वालियर के इलाके में जब जाऊंगा तो लोगों ने कहा कि वहां क्या है, वहां बहुत मुश्किल के फाइट है, बहुत मुश्किल फाइट है। वहां पे जो लोगों ने कहा कि अगर वहां की सत्ता की कुंजी जो है मध्य प्रदेश की वहीं से निकल रही है तो वो कैसे निकलेगी। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके बीच में इस वक्त मतदाता भी है। मतदाता थोड़ा सा ये जानता है, चुप है, इस बार थोड़ा चुप है। उसे पता है कि निमाड़ के इलाके में या जो आपका मालवा का इलाका है, पिछली बार कुछ ऐसे लोग हैं जो पिछली बार निर्दलीय थे, पार्टी से लड़ रहे हैं, भाई भाई चुनाव में है, सामने बीजेपी में थे भाई, अब कांग्रेस में आ गए। ऐसे भी जगह हमने देखने में, तो बहुत क्लोज कंटेस्ट है। प्रतीक भाई, एक सवाल और जिसको कि कहा कि भाई, हाँ जी, हमारे जो पत्रकार लोग हैं जब ग्राउंड पे जाते हैं ना तो उनको 2 तरह के एक्सपीरियंस होता है, और आपको भी हुआ होगा। एक तो ये कैमरा देख के आदमी तुरंत सजग हो जाता है ना, फिर वो तोते की तरह ज्ञान पढ़ता है। एक होता है जब कैमरा जैसे हटाया प्रतीक जी ने, फिर जो औपचारिक बात अनौपचारिक में कन्वर्ट होती है, तब उसका मूड समझने में ज़्यादा आसानी होती है। मुझे वो वाली बात बताओ, जब आपने शो बंद कर दिया उसके बाद जो आए भैया जी, वो वाली फील क्या मिली आपको? खुली देखो, आवाज़ अड्डा में हम लोग ओपन बात रखते हैं, प्रैक्टिकल बात रखते हैं, जो भी है सच वो बताओ।
नहीं, वो तो मुझे तो वही कहता हूं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि बिरयानी से एक चावल बहुत काफी होता है, पता चल जाती है बिरयानी पकी है या कच्ची है। तो उसमें तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है चावल में कि चावल कच्चा है या पक्का है। हाँ, ये बात सच है कि जब वो कहता है तो वो इस बात को मैंने कहा कि ग्रामीण इलाके में जितना हूं मैं, उस ग्रामीण इलाकों में बहुत इफेक्टिव है लाडली योजना पे। वो बात करते हैं, कहते हैं, लेकिन हाँ ये बात सच है कि 18 साल 17 साल बनाम वो जो 15 है, उसका कैलकुलेशन बहुत सामने है। लोग मतलब आप सोचिए कि वो कोई कह दे कि हरियाणा की कहावत को मध्य प्रदेश में कोई सुनाने लगे तो अंदाजा आप लगा सकते हैं। कहने लगे कि भाई रोटी जल जाती है, हरियाणा में तो कहा जाता है तावे में एक तरफ पड़ी रहे रोटी जल जाती है, तो वो कहते हैं लोग। लेकिन हाँ, तब क्लोज कंटेस्ट, टक्कर है भाई, मुकाबला है। और दो चीजें मैंने आपकी इस पूरी बातचीत से पकड़ी। एक आपने 2-3 बार लाडली योजना का, और एक ये कहा ये फटीग है, लोग बोर भी हो जाते हैं, कई बार देखते देखते बोर हो जाते हैं यार। ठीक है, अच्छे आदमी है, लेकिन क्या करें, बहुत बार से देख रहे हैं। तो वो अलग एक फैक्टर है। इसको कई लोगों ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक ये फैक्टर वर्क करा, उसको आप अंग्रेजी में एंटी इनकम्बेंसी भी कह लेते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग में कुछ और भी होता है वो। एक और हमारे साथ सेफोलॉजिस्ट हैं अमिताभ तिवारी जी। तिवारी जी, आपका असेसमेंट क्या कह रहा है? क्या मध्य प्रदेश का मूड क्या है लोगों का? आई थिंक कांटे की टक्कर को जरा एक कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। कांटे की टक्कर है, प्रतीक जी ने भी कहा है। 46 सीटें हैं जिनमें विक्ट्री मार्जिन पिछली बार 5000 से कम था। 24 भाजपा के पास है और 20 कांग्रेस के पास। तो क्लोज कॉन्टेस्ट सीट्स लगभग 15% के करीब है पूरी स्ट्रेंथ का। अब 64 सीटें हैं जो स्विंग सीट्स कही जाती है, यानी भाजपा कांग्रेस भाजपा या कांग्रेस भाजपा कांग्रेस। ये लास्ट 3 चुनावों का मैं आपको आकलन बता रहा हूं, क्योंकि 2008 के बाद डिलिमिटेशन के बाद हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैरेक्टर ही चेंज हो गया। इन 64 सीटों में से 41 सीटें कांग्रेस के पास है और 20 सीटें भाजपा के पास। अब हमने इस बार ABCD कैटेगराइजेशन बहुत सुना है हर जगह, स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट, डिफिकल्ट, कमजोर सीटें जो है। अब कांग्रेस क्योंकि 20 साल से पावर में नहीं है यहां पर, क्योंकि लगभग 20 साल है, इट इज लाइक सिर्फ 15 महीने के लिए कांग्रेस की सरकार। तो क्योंकि 20 साल से पार्टी यहां पावर में नहीं है और MP जो है भाजपा के लिए एक गुजरात जैसा ही गढ़ होता जा रहा है धीरे धीरे, तो कांग्रेस पार्टी स्ट्रक्चरली कमजोर है यहां पर। देखिए, पिछले चुनाव और इस चुनाव में कोई फर्क नहीं है, खाली ईयर्स ऑफ एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है। लेकिन पिछली बार भी कांग्रेस पार्टी जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी थी, सिंपल मेजॉरिटी उसको नहीं मिली थी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि 74 सीटें हैं 230 में से जो कांग्रेस ने पिछले 3 चुनावों में 2018 इंक्लूडिंग कभी जीती ही नहीं है, जिसको मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी का प्रॉब्लम जो बीजेपी कर्नाटक में फेस करती है। ओल्ड मैसूरू में है ही नहीं, 50-60 सीटों पे वो है ही नहीं, यानी उसको सिंपल मेजॉरिटी कम सीटों में लेनी पड़ती है, हाई स्ट्राइक रेट चाहिए होता है, जिसकी वजह से आज तक भाजपा की वहां सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई है। सरकारें उसने बनाई है बहुत बार, वो चैलेंज फेस करती है कांग्रेस यहां पर। इसीलिए सर्वेस भी हम अगर देखेंगे तो कांग्रेस का एक कैप आ रहा है, आप 120-125 सीटों पर। वही जो कमजोर सीटें भाजपा की सिर्फ 11 है जो वो कभी नहीं जीती। मजबूत सीटें भाजपा की 58 है, 58 जो तीनों बार जीती है, और कांग्रेस की मजबूत सीटें 10 है। दोनों पार्टियों में भयंकर रेबेलियन है। 36 सीटों पे भाजपा के रेबेल्स हैं और 39 सीटों पर कांग्रेस के रेबेल्स हैं। तो ये तो हमें समझा देता है पूरा कि ये कैसे स्टैट्स कांटे की टक्कर की बात क्यों हो रही है। अब स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो पिछली बार कांग्रेस कंबाइंड लीडरशिप पे लड़ रही थी, कमलनाथ, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह वर्सेस CM PM मोदी एंड शिवराज। इस बार दोनों पार्टियों ने स्ट्रैटेजी फ्लिप कर दी है। कांग्रेस चेहरे पे लड़ रही है कमलनाथ, और बीजेपी कंबाइंड लीडरशिप की बात कर रही है पहली बार शायद बहुत सारे सालों में। इसीलिए बीजेपी ने 3 महीने पहले ही अपनी पहली लिस्ट निकाल दी, जबकि उस समय तक
इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस नहीं किया था। यानी बीजेपी इस बात को मान रही है कि ये सीट बाय सीट बैटल है, और सीट बाय सीट बैटल के लिए आपको लोकल कैंडिडेट जो है उसका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए पहले से ही उसने कैंडिडेट अनाउंस करना शुरू कर दिया। लेकिन कंसेप्चुअली, थियोरेटिकली सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट जो होता है वो इनकम्बेंट पार्टी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए एक मुश्किल चुनाव होता है। क्योंकि कल को हमने तो बीजेपी में देखा है, मोदी जी का भी ये बहुत बार कहना है कि भाई कैंडिडेट को भूल जाइए, कमल पे वोट करिए जो कि सीधा मुझे मिलेगा। करेक्ट, क्योंकि प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन रूलिंग पार्टी के लिए ज्यादा आसान होता है लड़ना। जैसे ही आप लोकल सीट बाय सीट कॉन्टेस्ट में जाते हैं, एक तरफ से आप मानते हैं कि जो लीडरशिप है आपकी वो कहीं ना कहीं फेल हुई है, और शिवराज जी को नहीं सीएम फेस अनाउंस करने से, मतलब मैं उसे कहता हूं इट इज नीदर हियर नॉर देयर स्ट्रेटेजी सॉर्ट ऑफ। ये एक मैसेज वोटर्स में कहीं ना कहीं चला गया है। अब लड़ाई कांटे की है, स्ट्रैटेजी दोनों ने बदल दी है। कांग्रेस भी जब भी भाजपा को उसने हराया है, कंबाइंड लीडरशिप में ही हराया है। आप कोई भी राज्य देख लीजिए, हिमाचल कर्नाटक जोड़ करके, तो कांग्रेस ने भी जब कमलनाथ जी को चेहरा बना दिया है तो लोकल इश्यूज, लोकल मुद्दों से कहीं ना कहीं ध्यान उससे भटकता है। और आज भी अगर मास लीडर की बात करेंगे, आप कोई भी सर्वे उठाएंगे तो उसमें शिवराज 1-2% आगे ही चल रहे हैं कमलनाथ से सीएम प्रेफरेंस रेटिंग में। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स हैं। एक पॉइंट और, सीट बाय सीट चुनाव है। अंदाज जी एक पॉइंट और समझाइए, इन दो चुनाव में आप मध्य प्रदेश में और राजस्थान में देखिए, बीजेपी ने बहुत बड़ा गैम्बल लिया। मतलब चुनाव पे इतना रिस्क कौन लेता है कि आपका सिटिंग सीएम है, आप उसका जिक्र नहीं करते या उसको प्रोजेक्ट नहीं करते। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आप वसुंधरा जी को एकदम साइड लाइन कर देते हैं, फिर ले आते, फिर साइड लाइन। मतलब ये पॉलिटिकल रिस्क जो लेके बीजेपी चल रही इतने क्रूशियल चुनाव में, इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? क्विकली बताइए, इसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है? देखिए, हर चुनाव अलग होता है। देखिए, राजस्थान में ये लोग नहीं समझते, जो लोग ज्यादा कहते हैं कि भाई बीजेपी जब भी विपक्ष में होती है, 2014 से लेकर के 2023 तक किसी भी राज्य में भाजपा ने सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। सिर्फ दिल्ली 2015 किरण बेदी और आसाम 2016 सोनोवाल जी। तो जब भाजपा विपक्ष में होती है, उसने कभी भी मोदी एरा में सीएम फेस अनाउंस नहीं किया है। मोदी जी को सुपर सीएम का चेहरा बना करके उनके नाम पे वोट मांग करके एक कस्टडियन को बिठाया जाता है जो उनके लैंग्वेज में डबल इंजन की सरकार चलाएगा। तो राजस्थान में कोई अलग स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर रही है बीजेपी। हाँ, बट मध्य प्रदेश जहां पर सीएम है, करेक्ट, तो जहां पे सिटिंग सीएम है वहां पे हमने देखा है कि गुजरात, त्रिपुरा और इन सब राज्यों में सीएम को चेंज किया गया और पार्टी जीत करके आई। हिमाचल और कर्नाटक में भी ऐसा ही सिचुएशन था कि सीएम बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा, और वो हमको देखने को मिला साफ। तो ये एक रिस्क यहां पर जरूर भाजपा ने लिया है। शिवराज जी का एक फटीक फैक्टर है, नंबर 1। और दूसरा क्या है, जो प्रतीक जी ने भी कहा, बदलाव एक बज़वर्ड है, परिवर्तन एक बज़वर्ड है मध्य प्रदेश में। लेकिन परिवर्तन किससे? कई भाजपा सपोर्टर भी शिवराज से परिवर्तन चाहते हैं, और कई नॉर्मल सपोर्टर्स भी शिवराज से परिवर्तन चाहते हैं। तो परिवर्तन में सीएम बदले कि परिवर्तन में सरकार बदले? तो परिवर्तन में जो सीएम बदले वाला वोटर है उसको कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने के लिए भाजपा ने सीएम कैंडिडेट यहां अनाउंस नहीं किया। ओके, प्रतीक जी, एक सवाल और आपसे। ये जो दिग्गज भाजपा ने उतार दिए मैदान में, मंत्री, सांसद और अपने जनरल सेक्रेटरी इंदौर से, इसकी कुछ चर्चा, इसको लेकर के लोगों का कैसा रिएक्शन है वहां पे? देखिए, मैं 2 सीट, लगभग 3 सीट मैं जानता हूं जहां से मैं गुजरा, या मैं थोड़ा सा मैंने बात करी लोगों से, और क्योंकि वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में था, लाइव वाले में नहीं था मैं, तो वो बात हो जाती है जिसके लिए आप कह रहे थे कैमरा बंद हो जाए तो वो क्या बोलता है। रिएक्शन है लोगों को, और वो 1-2 जगह तो मुझे लगता है कि बहुत इफेक्टिव फैक्टर नहीं आया। जो सोचा था कि अगर ये यहां लड़ेंगे तो सांसद तो बहुत एक प्रभाव क्षेत्र बनेगा। हाँ, लेकिन 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उनको मुझे लगा कि थोड़ा सा प्रभाव क्षेत्र बना। लेकिन मोरलेस स्थिति ये है कि वो कोई
ऐसा नहीं हुआ कि जिस तरह से कोई बड़ा लीडर यहां लड़ रहा है चुनाव तो उससे एक बहुत बड़ा प्रभाव क्षेत्र में यानी 8-10 सीटों को हम घेर के चल रहे, तो ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिफिकल्ट चुनाव लड़ भी रहे हैं, उनको हैं वो सांसद, लेकिन चुनाव में वो मुश्किल वक्त में है या मुश्किल कहना चाहिए फाइट में है, ये मैं कह सकता हूं। जी, प्रेम कुमार जी सर, क्या माहौल है सर? मध्य प्रदेश का माहौल क्या है? देखिए सर, मेरे लिए तो आपने काम आसान कर दिया। प्रतीक जी बहुत सारे लोगों से मिलकर के प्रतिक्रिया दे रहे हैं और अपने अमिताभ तिवारी जी ने सफोलॉजिस्टिक आधार पर बातें रखी है, तो हमें अब आम पब्लिक को नहीं पढ़ना, हमें तो प्रतीक जी का चेहरा पढ़ना है। नहीं, आप अपनी ओरिजिनल बताइए, ये नहीं चलेगा कि आप प्रतीक जी वाली बात नहीं फिर तो मैं प्रतीक जी से वन ऑन वन इंटरव्यू कर लेता, आप अपनी अलग बताओ। मेरा काम थोड़ा आसान हो गया। मुद्दों के आधार पर मैं बोलता हूँ। हाँ। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी का भाषण ही हुआ, हाँ। तो इसमें वो कौन से मुद्दे पकड़ कह रहे हैं कि 100 साल तक कांग्रेस को मत आने थे, है ना? ये एमएलए इलेक्शन का एजेंडा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो राम मंदिर का मुद्दा भी उठा रहे हैं। यानी हम ये कह रहे हैं कि जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो क्या लोग, जो गलती कर्नाटक में हुई वही गलती दोहराई जा रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी जी जब भाषण देते हैं तो मंच पर जो लोकल लीडरशिप है, शिवराज सिंह जी हैं, ये लोग नहीं हैं, या कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये लोग नहीं है उनके साथ मंच पर। तो कहीं स्थानीयता लाना जरूरी होता है। सेंट्रल लीडरशिप अगर स्टेट में जाता है तो वहां के लोकल लीडरशिप को रख के एक लोकल फील देता है, तो इस चीज का पूरा अभाव है। इवन स्टेट के लीडर्स जब जिले में जाते हैं तो जिले के नेताओं को साथ में रख करके वहां लोकल फील देते हैं, इसका सर्वथा अभाव है। यही चीज उलट करके देखें तो राहुल गांधी की सभा में ज्यादा प्रोग्रेस है, वो सारे लोकल लीडर्स को अपने साथ रखते हैं और इसके अलावा लोकल इश्यूज को उठा रहे हैं। इवन आज उनके भाषण में जो कैपिटल ऑफ रेप, कैपिटल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जैसी बातें हुई, वो भी मध्य प्रदेश सेंट्रिक बातें हुई। तो ये बड़ा फर्क जो दिख रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि मोदी जी 2024 की तैयारी कर रहे हैं। इस चुनाव में वो हैं ही नहीं और वो एक तरह से उन्होंने मान लिया है कि जो रिजल्ट आना है आएगा, हम तो 2024 की ही तैयारी करेंगे। इस भाव में वो नजर आ रहे हैं। तो चुनाव परिणाम तो स्पष्ट है, सबके विश्लेषण से स्पष्ट है, मुद्दे से स्पष्ट है। कहाँ कांटे की टक्कर बता रहे हैं दोनों लोग, कहाँ स्पष्ट है सर? मुझे तो खोद ये पूछ रहा, फिर भी जब सत्ताधारी दल के लिए कांटे की टक्कर जब बताया जाने लगे तो उसके मायने स्पष्ट होते हैं। कांटे की टक्कर गुजरात में बताई गई थी, कांटे की टक्कर कर्नाटक में बताई गई। वो तो बोलने का एक तरीका होता है, बोलने की शैली, सबकी अपनी व्यवस्था भी होती है। हाँ, आप एंकर हैं, आप थोड़े बोल सकते हैं कि ये पार्टी जीत रही है, वो पार्टी। बिल्कुल आप बोलो, नहीं बोल सकते। तो हम लोग इसीलिए बैठे होते हैं। प्रेम कुमार जी ना बहुत ही महीन आदमी है। अच्छा रुको जरा, संजय जी को भी ले आऊँ साथ में। संजय जी, मेरी एक निजी राय है और मैं उस पर बहुत बिलीव करता हूँ, गलत हो सकता हूँ या आप उससे सहमत हो सकते हैं या सारे लोग उससे सहमत हो सकते हैं। किसी भी चुनाव में, जैसे अब यहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी, मामा जी से नाराज़गी, फ्रीबीज, राम मंदिर, भ्रष्टाचार, कमलनाथ जी, केंद्रीय मंत्री, ये सब चीज़ें एक साथ चल रही हैं। कोई एक मुद्दा होता है चुनाव में जो उसका थ्रेड होता है, उसी पे वोट पड़ता है और उसी पे चुनाव होता है। मैं इसको डेटा के हिसाब से अलग डिस्कशन में प्रूव कर सकता हूँ। हर चुनाव में ये होता है। हमको भ्रम होता है ये 50 मुद्दे एक साथ चल रहे हैं, ये मेरी राय मैं भी बता रहा हूँ। इस चुनाव में आपको कोई ऐसा एक सेंट्रल थीम दिखती है जिसके इर्द गिर्द वोट पड़ने हैं? नहीं नीरज जी, बहुत समय से अगर देखिएगा तो सेंट्रल थीम बहुत सारे चुनाव में मिसिंग होता है। एक अंडर करंट वाली चीज होती है। बहुत सारे चुनाव में आप जाएंगे तो लोग कहेंगे अरे इस चुनाव में तो, मतलब उससे सबसे बड़ा उदाहरण 19 का चुनाव है जिसमें लोग कहते थे मुद्दा ही नहीं है, इस बार तो कुछ है ही नहीं। तो एक अंडर करंट होता है कोई चीज। 3 ऐसे मुद्दे हैं जो किसी भी चुनाव में, बाई इलेक्शन से लेकर के पार्लियामेंट्री, कहीं भी आप चिपका सकते हैं। जो आपके अभी इस पे आ रहा है, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, ये कहीं भी आप चिपका। अरे इसीलिए तो मैंने इतने सारे चिपकाया कि ये सब एक साथ बता रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ इसको कहीं भी चिपका दीजिए, सभी जगह को चलता है। तो ये मुद्दा अलग। दूसरा एक मुद्दा प्रेम कुमार जी ने बताया
कि नरेंद्र मोदी तो कहीं जाते हैं तो लोकल लीडर को शिवराज सिंह चौहान नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, बाकी को नहीं है। तो मतलब ये चुनाव जो प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि मोदी जहां जाए वहां भाजपा का पूरा लीडरशिप जो है स्टेट है, बाकी सारे नेता जो है मंच पे आकर के उनके साथ फोटो खिंचवाते रहे, कैंपेन अपनी जगह जहां जाना है वहां जाए, मतलब सपा में वो लगे रहे। जो राहुल जी की सभा में वो कह रहे हैं कि ऐसा होता है, वो जाते हैं तो सारे के सारे तो चले आते हैं, तो वो कांग्रेस के एक अलग तरह की परिपाटी है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि उनको राहुल जी के भाषण में मतलब बहुत सारे अच्छी चीज नजर आती है। अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको राहुल जी में, उनके रिलॉन्च में या उनके वापस किसी करिश्मा में आने के, राहुल जी कहते हैं कि जाति जनगणना करवा लो और नौकरी क्यों नहीं है, इसी कारण से नहीं है। तो इस समय में उनके पास मिट्टी पानी धूप हवा सब लोगों की यही दवा वो जाति वो है। राहुल जी जब लोकल इश्यूज पे बात करते हैं तो कई बार वो हास्यास्पद हो जाता है। वो मतलब सोना वोना उगलने लगता है, वो मशीन कहीं और किसी प्रदेश में किसी मतलब मेड इन वो जिले का कस्बे का वो मेड इन फोन हो जाता है, कोई मेड इन इंडिया भी नहीं रहता। तो राहुल जी का अपना है, वो क्या नाम है, वो अमेठी में ही वो पूरा का पूरा वो कायाकल्प लोकल बदलने वाले थे। तो राहुल जी पे वो मैं नहीं जाता। एक चीज ये है कि आप देखें कि पिछले 5 साल में कमलनाथ मध्य प्रदेश में बैठे रहे, वो मध्य प्रदेश छोड़ करके नहीं गए। जिस समय ये भी चर्चा चली कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनका नाम चला, फिर भी वो वहीं बैठे रहे। तो एक चीज वो है, और जहां मुस्लिम समुदाय से उनको पूरा वोट उनको पता है कि मिलना है, पिछले बार भी वो मिला था, और वहां कोई तीसरी क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, तो उनको हिंदू वोट अट्रैक्ट करना था, जिसके मतलब तमाम तरह के वो मतलब बीजेपी को भी हिंदू वोट मात करने में वो ज्यादा मतलब अपना हिंदू क्रेडेंशियल्स काउंट करने लगे। वहां जो सेंट्रल लीडरशिप की जो आप कह रहे थे कि कई तमाम नेता जो केंद्र से भेजे गए, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, ये 2 मंत्री हैं, बाकी अन्य गणमान्य एमपी, उसका जवाब अगर देखिएगा तो प्रतीक जो बात कह रहे थे वो उसमें मिलता है। प्रतीक जो कह रहे थे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इसमें कोई भी पॉपुलैरिटी चार्ट जो है, अमिताभ जो कह रहे थे उसमें शिवराज सिंह चौहान अभी भी काफी आगे हैं। लेकिन एक साथ में एक ऐसा तबका है जिसको लगता है कि 17-18 साल शिवराज सिंह हो गए, तो वो तवे की रोटी का हरियाणा वाली बात का जिक्र कर रहे थे, या बाकी बहुत सारे लोग लगता है कि कहीं फटीग है, या किसी और को लगता है कि मेरी जो जाति की संवेदनाएं हैं या बाकी संवेदनाएं हैं या हमारे किसी इलाके की संवेदना है वो नहीं सुनी गई। तो इन्होंने एक, मेरे हिसाब से इनकी स्ट्रैटेजी ये थी कि उनको मतलब हटाने नहीं हटाने का फैसला तो मतलब हुआ ही नहीं, तभी वो यहाँ पे हैं। तो साथ में इशू को ओपन रखो ताकि शिवराज सिंह चौहान को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए उनकी बहुत सारी योजनाएं महिलाओं के बीच में लोकप्रिय है, और एक बात तो मानना होगा कि एक बीमारू स्टेट से निकल करके ये प्रदेश यहाँ तक पहुंचा है, लेकिन जिनकी उम्र वो समझ सकते हैं जिनकी उम्र 30 से ज्यादा की है। मतलब 10 साल के पहले आदमी कहाँ समझने के लायक होता है। तब से भाजपा सरकार बीच में 15 महीने की वो सरकार आई थी कुछ समय पहले। तो बाकी लोग जो है कि अगर जो शिवराज सिंह चौहान पसंद नहीं है लेकिन बीजेपी से उनको कोई बैड नहीं है, तो उस नाम पे कि शिवराज सिंह चौहान शायद चेंज हो सकते हैं, वो एक्सपेरिमेंट किया गया। ये कितना एक्सपेरिमेंट सार्थक है कितना नहीं है वो तो मान लीजिए कि आने वाले समय में पता चलेगा। ये जरूर है कि ये क्लोज कॉन्टेस्ट है, और पिछला इलेक्शन भी काफी क्लोज कॉन्टेस्ट। इस क्लोज कॉन्टेस्ट में जी सर, कॉन्टेस्ट में बीजेपी को पिछले बार थोड़ी ज्यादा मतें थी, 0.6%, 41% बीजेपी को थी, 40 कांग्रेस को थी। उस क्लोज कॉन्टेस्ट में मान लीजिए जिसका अमिताभ तिवारी हवाला दे रहे थे वो डेटा का, उसमें कोई सीट मान लीजिए कुछ इलाके में इधर उधर होता है, या जहां वोट मार्जिन परसेंटेज जीतने का ज्यादा है, इसलिए कई बार होता है कि वो उनका वोट शेयर ज्यादा दिखता है, तो वो अगर इधर उधर हुआ जी संजय जी, क्या ना बाइपोलर इलेक्शन में तो 0.5% के वोट में भी बड़ा खेल हुआ, जैसे कि मध्य प्रदेश में हम लोग देख रहे हैं। आप चारों लोगों की बात में ना 2 पॉइंट में निकाल कर लाए। प्रतीक भैया आपके पास आ रहा हूँ मैंने कहा था कि मेरी समझ में जितना चुनाव से कवर करता हूँ, ये समझने की कोशिश करता हूँ, उसमें 1/3 में पकड़ता हूँ। जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव लीजिए, सारे एनालिस्टों ने चर्चाओं में सब में आने लगा था कि ये सरकार 150-200 से ज़्यादा सीट नहीं पाएगी, लेकिन हुआ क्या? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने गलत किया। एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम वो थ्रेड मिस करते हैं। 2022 का यूपी का चुनाव देखिए आप, वहाँ पे भी एक थ्रेड थी। अगर आप डीप डिस्कशन में जाएंगे तो वो थ्रेड मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं इस समय ये इस मूड में नहीं हूँ कि मैं उस दिशा को वहाँ ले जाऊँ।
वो थ्रेड होती है, हम उसको पकड़ पाएँ या उसको मैं और डीप में जाके देखूं, क्योंकि चुनाव उसी इर्द गिर्द घूमता रहता है, जिसका विश्लेषण अभी तिवारी जी कर रहे थे, अमिताभ जी। जब 1-on-1 इलेक्शन है, बहुत सारे मुद्दे हैं और ऐसी 50-70 सीटें जो मैं कभी नहीं जीता, कुछ आपने कभी नहीं जीते, कुछ सीटों में 500 वोटों में फ़र्क पड़ता है, वहाँ पे वो थ्रेड बहुत बहुत डिस्टिंक्टिवली प्ले करती है। तो प्रतीक भैया, क्या मतलब कुछ समझ में आ रहा थ्रेड? जैसे लाडली की योजना की भी बात कर रहा आदमी, फटीक की भी बात कर रहा आदमी, और गुस्से में भी बात कर रहा आदमी। तो मैं बताइए, जैसे आप चले जा रहे हैं इंदौर से भोपाल, तो रास्ते में कहीं चाय पीने के लिए रुके होंगे ना, तो जो चाय वाले से पूछा आपने, वो फील आपको उस थ्रेड के करीब ले जाते हैं। तो कभी कभी तो थक जाते हैं, तो सड़क पर ही कहीं ना कहीं तो पूछ लेते हैं, बैठ जाते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, और क्योंकि बड़ा योग्य पैनल है ये आपका, और ये इसकी एनालिसिस ये लोग ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। मुझे लगता है कि शायद मैं हरदा से थोड़ा पहले रहा हूँगा, 20-25 किलोमीटर पहले मैं कवर कर रहा था। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में चल रहा था, जो कि एपिसोड्स आगे आने वाले हैं, और वही एक तरीका है, क्योंकि लाइव में आप बहुत ज्यादा एनालिसिस कर नहीं पाते, क्योंकि मतलब कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, जनता बहुत कम होती है। तो मैं एक फल वाले के पास चला गया। वो फल वाला जो है वो सेब बेच रहा था, वो भी सी क्लास के जो सेब होते हैं, मैंने चुना उसी को। वहां पे वो जो थोड़े बहुत किलो 2 किलो रह गए थे ठेले पे, तो मैंने कहा कि भैया क्या चल रहा है? बोला सब अच्छा चल रहा है। तो हमने कहा क्या होगा? इस पे चुप हो जाता आदमी, बिल्कुल फ्रैंकली नहीं बोलेगा वो। मैंने कहा थोड़ी देर बैठा रहा, मैं चाय पीता रहा, वो देखता रहा। तो बोला कि आप चाय पी लीजिए। मैंने चाय पिया, तो मैंने कहा कट शॉर्ट में मैंने पूछा कि उससे बताओ क्या होना है। और ये नॉट टू बी, मतलब उसको कहीं अलग अन्यथा ना लिया जाए, इस मुद्दे, इस पॉइंट को अन्यथा ना लिया जाए, क्योंकि चुनाव अभी होने, बिल्कुल चुनाव भी होने, इसको अन्यथा मत लें। तो मैंने कहा कि चुनाव हारे और जीते कैसे जाते हैं, तो मुझे ये बता दो। गैर पढ़ा लिखा आदमी ठेले पे बैठा हुआ, और वो भी फल बेचने वाला, वो भी सी क्लास के जो छटे हुए जो सेब होते हैं वो बेच रहा, और उसने जो गणित समझा दी वो मुझे तो समझ में, मतलब मेरे समझ से परे थी। उसने बोला कि देखिए साहब, साल भर में एक बार अपनी घर की मड़ैया की वो जो बरसाती है वो बदलते थे बरसात में। तो हमने कहा इसका मतलब? बोला अब नहीं बदलते। तो मतलब अब क्यों नहीं बदलते? बोला घर मिल गया है। बोला घर मिल गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उसने बोला कि अगर ये सिलेंडर किसी तरह कम का रिफिलिंग तो शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उसने कहा ये लगातार मिले और ये 600 के आसपास हो जाए। वादा 550 का है, लेकिन अगर 600 के आसपास हो जाए तो काम बन जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है साहब, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड, हरदा से 70 किलोमीटर पहले की बात। बोला ये सिलेंडर अगर ये हो जाए, घर मुझे मिला है और सिलेंडर इतने का हो जाए, और इन दोनों के सामने परिप्रेक्ष्य में रखिए वो युवा जो लगातार मिल रहा है, जो ये कह रहा है कि ये फला परीक्षा, ये फला परीक्षा, ये फला परीक्षा, उसके रिजल्ट नहीं आए और उस पे कोर्ट में चला गया, और जो चुनाव उसके परीक्षाएं मैंने दी सरकारी कर्मचारियों की, उसमें हमें कोई परिणाम अभी नहीं मिल रहा है, वो नाराज है। अब वो कहता है कि ये 17 और 18 साल का ये शासन और 15 साल, तो क्यों ना बदल दिया जाए। ये दोनों जो लोग हैं, और इस पे दोनों की अपनी अपनी स्थितियां हैं। एक कहता है मुझे छत मिली है, साल में 1000 रुपए में अपनी बरसाती बदलता था, अब नहीं बदलता हूं, और ये सिलेंडर 600 रुपए के आसपास हो जाए तो बेहतर होगा, ठेला बेचना से। और दूसरा एक युवा भी है, वो ये कह रहा है कि साहब परीक्षाएं देते हैं, नौकरी कहाँ है, लेकिन भ्रष्टाचार है, क्या है, बिल्कुल उसके परिणाम नहीं आते। एक ये भी बात है, जो युवा वोटर है जो 18 साल में जो बड़ा हुआ है, जिसकी तरह अमिताभ जी इशारा कर रहे थे, ये बहुत इफेक्टिव भी है, ये भी बहुत इफेक्टिव है, और इस चुनाव में ये इसका भी असर आपको देखने को मिलेगा। अरे वो उसने तो दूसरी वाली सरकार देखी ही नहीं है, यही वाली जगह। अमिताभ जी, एक ये जातियों वाला बड़ा चलता अपने यूपी साइड में, बिहार में, उधर भी चलता है क्या मध्य प्रदेश में बहुत तेज? कास्ट फैक्टर पॉलिटिक्स तो ऑफ कोर्स नॉर्थ में और हिंदी हार्टलैंड में चलता ही है। अब ये कह रहे हैं ना कि आजकल वो आरक्षण की वजह से रिजर्वेशन कराएंगे और जाति जनगणना कराएंगे, बिहार ने तो कर भी दिया। ये बड़ा इशू है, ये प्ले कर रहा है वहां पे क्या? देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश जो है वहां पर ओबीसी पॉलिटिक्स उतनी भारी भरकम नहीं है जैसी यूपी बिहार में है। भी ओबीसी समाज यहाँ पर बहुत बड़े नंबर में नहीं है, तो कोई डोमिनेंट ओबीसी समाज नहीं है, जिसकी वजह से डोमिनेंट वर्सेस
नॉन डोमिनेंट पॉलिटिक्स नहीं है, जैसे जाट वर्सेस नॉन जाट, यादव वर्सेस नॉन यादव, वोक्का लीगा वर्सेस वोक्का नॉन वोक्का। इसी की वजह से कोई भी क्षेत्रीय दल यहाँ पे नहीं है जो किसी एक डोमिनेंट कास्ट की पॉलिटिक्स कर रहा है। तो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीएस यहां से गायब है। 1993 से लेकर के 2003 तक जब ओबीसी रिजर्वेशन इतना बड़ा मुद्दा था देश में, उसमें भी 10 साल जो है मध्य प्रदेश में एक ठाकुर चीफ मिनिस्टर ने रूल किया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने ओबीसी पॉलिटिक्स को सेंटर स्टेज पे लाया जब उन्होंने 2003 में उमा भारती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया और 3 बार से लगातार, या 3 मुख्यमंत्री लगातार उन्होंने ओबीसी दिए। इसकी वजह से ओबीसी समाज जो है वो थोड़ा टिल्ट हो गया है भाजपा की तरफ। अब जब जातिगत जनगणना की बात होती है तो देखिए इशू क्या है कि कांग्रेस पार्टी ने भी, अगर आप टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, दोनों पार्टियों का बिल्कुल एक जैसा है। 80 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जनरल कैटेगरी को दी हैं, जो अपर कास्ट, 79 भाजपा ने, 62 ओबीसी को कांग्रेस ने टिकट दिया है और 68 ओबीसी समाज के लोगों को भाजपा ने टिकट दिया है। हम जब आधी आबादी ओबीसी की बात कर रहे हैं और जब कांग्रेस जितनी आबादी उतने हक की बात कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है कांग्रेस पार्टी का, वो कॉन्फिडेंस नहीं देता है ओबीसी वोटर को। क्योंकि अगर 50% है तो 115 टिकट होने चाहिए थे, जो 62 है। अब लोग कहेंगे कि भाई भाजपा ने भी 68 ही दिए, करेक्ट, लेकिन भाजपा का नारा नहीं है जितनी आबादी उतना। ये नारा जो है ये कांग्रेस पार्टी का है। राइट। भाजपा का सीएम और भाजपा के पीएम दोनों ओबीसी समाज से आते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो टॉप 2 है वहां पर दोनों ही अगड़े जाति से आते हैं। जो उनका ओबीसी का सबसे बड़ा लीडर आज भी है अरुण यादव जी, वो पूरे कैंपेन से अभी तक गायब। अरे उनको साइडलाइन कर दिया। ओबीसी जनगणना और ओबीसी पॉलिटिक्स को जो एक एडवांटेज मिलना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि मिल पाया है। इसी कारणों से नहीं मिल पाया है। तो चुनाव जो है एसेंशियली, लोग कहते हैं एक्स फैक्टर की बात करते हैं, बहुत सारा हमने एक्स फैक्टर के बारे में डिस्कशन सुना है जी। यहाँ पे 5L है: लेडीज, लाभार्थी, लोकल कैंडिडेट, लोकल इशू, और एक मैं अब खुद ही भूल गया। चलो अब मैं लाभार्थी, लोकल इश्यूज, लोकल कैंडिडेट, लेडीज, और एक और है मुझे मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, तब तक याद आएगा तो हम लोग दोबारा लेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे अभी विश्लेषण कर रहे थे कि कई जगहों पे बहुत प्ले ऑफ होता है, कई जगहों पे नहीं होता है। ये अलग अलग विकास के अलग अलग इलाकों के पैमाने भी होते हैं। हो सकता है बिहार के लिए विकास का पैमाना कुछ और हो, मध्य प्रदेश के लिए विकास पैमाना कुछ और हो, यूपी के लिए कुछ और हो। तो ये भी एक इसमें प्ले होता है। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद लौट के आएंगे। एक और इशू मैं आप लोगों से समझना चाहता हूँ, और प्रतीक जी आपसे भी खास तौर पे, कि अभी तो राम मंदिर मुद्दा बड़ा गर्मा रहा है। 22 तारीख की डेट अनाउंस हो गई है, अयोध्या में कैबिनेट हो रही है, तो अब सब जगह रैलियों में चर्चा होने लगी है। कुछ इसका भी इम्पैक्ट है या ये नॉन इशू है इन इलेक्शंस में? ब्रेक के बाद थोड़ा इसमें समझेंगे। अड्डा में आज चर्चा हो रही है मध्य प्रदेश की, जहां पे 17 नवंबर को मतदान होना है। और अब दिवाली की फेस्टिविटी में आप चले जाएंगे तो बिल्कुल जब मतदान का दिन आएगा उसी दिन आपको पता लगेगा अच्छा आज मतदान है। तो उससे पहले समझते हैं कि क्या चल रहा है प्रदेश में। काफ़ी चर्चा इससे पहले हम लोगों ने ब्रेक्स पहले की। प्रेम कुमार जी और संजय जी, आप लोग आइए सर, और मुझे ये बताइए प्रेम कुमार जी, ये राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म हो रहा है, हर जगह जिक्र हो रहा है, क्या कुछ इसका असर होगा? देखिए, कोई मुद्दा जब बड़ा हो, नरेंद्र मोदी जी बोले, बीजेपी मुद्दा बनाए, तो असर नहीं होगा ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन किस रूप में होगा ये एनालाइज करने की जरूरत है। देखिए, जो वोटर एक लाइन लेता है स्थानीय मुद्दों को लेकर के, तो जो जिस रूप में लाइन ले चुका होता है, मान लीजिए किसको बीजेपी पसंद आ रही है, तो वो अगर थोड़ा डाइसी भी होगा किसी और मुद्दे पर, तो राम मंदिर का मुद्दा उसको रोक देगा कि तुम बने रहो यहीं पर। तो ये इम्पैक्ट राम मंदिर का मुद्दा का जरूर होगा। लेकिन जिन लोगों ने स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी है उसमें रिएक्शन भी हो सकता है, वो इसको दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं। फिर भी हम ये कहेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा उठाना भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से 2024 की तैयारी है। ये स्थानीय चुनाव की प्राथमिकता में तो ये
नहीं हो सकता था या नहीं होगा, या ऐसे भी राम मंदिर का मुद्दा स्थानीय चुनाव में कभी भी, किसी भी चुनाव का उदाहरण ले लीजिए, कभी असर नहीं किया है। और उसका असर इवन जब 4 सरकारें बर्खास्त हुई थी, वहां भी जब दोबारा चुनाव हुए थे तो चारों स्टेट बीजेपी हार गई थी। तो ये चीज है। तो इसलिए ये कहना कि राम मंदिर का मुद्दा इस बार टॉनिक बन जाएगा, वो भी वहां जहां की एंटी इनकम्बेंसी बड़ा फैक्टर है, तो मुझे बहुत ज्यादा ये बात नहीं पचती। लेकिन हाँ, बीजेपी की रणनीति है, वो इस पे आजमाना चाहती है, उसको लगता है कि और दूसरे मुद्दे नहीं है, तो ये मुद्दा वो उठा रही है। दूसरी बात है कि जैसे अभी संजय जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, राहुल गांधी को लेकर के जो उन्होंने धारणा रखी, तो भाई वो चिप्स और आलू वाली बात तो प्रमाणित हो चुकी है कि वो राहुल गांधी के मुंह से दुष्प्रचार हुआ, उन्होंने कही नहीं थी। फिर भी संजय जी उसको बोलते हैं। तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है, जिम्मेदार पत्रकार है, ऐसा क्यों हो रहा है नहीं समझ में आ रहा है कि जो बात राहुल गांधी ने कही नहीं, वो भी उन पर चस्पा कर दी जाती है, और इस रूप में कि वो लोल है, वो बकलोल है, वो पप्पू है, ये समझाने के लिए। जबकि वक्त ने ये बताया है कि राहुल गांधी ने का इमरजेंस हुआ है नए तरीके से। आज कोई पप्पू बोल नहीं सकता राहुल गांधी को, एक प्रबुद्ध राजनेता के तौर पर सामने है। लेकिन चलिए, उनकी राय है, उनका सम्मान है, लेकिन ये पॉइंट मुझे बताना जरूरी था। कम से कम आलू और चिप्स वाले उदाहरण से तो राहुल को पप्पू नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वो फेक था। ये बात है। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश को ये कांटे की लड़ाई है, इसमें सब लोग मान रहे हैं। लेकिन इसका जो कई आधार है, जैसे कोई शहर में कौन मजबूत है, गांव में कौन मजबूत है, आदिवासियों के बीच में क्या रिजल्ट आने वाला है, फिर जातीय फैक्टर भी कुछ ना कुछ असर करेंगे। तो इस हिसाब से, और नए वोटर्स जो है, नए वोटर्स भी असर डालते हैं, उनका रुझान कैसा है। तो जैसा कि बेरोजगारी का सवाल अगर मुद्दा बनता है तो वो सरकार के खिलाफ प्रेम कुमार जी, आपको क्यों लगता है कि ये कांटे की लड़ाई है? अब सारे लोग कह रहे हैं कांटे की लड़ाई। क्यों लगता है कांटे की लड़ाई? एक तरफा क्यों नहीं है? मैं नहीं पूछा किसके पक्ष में है, लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं रादर कांटे की लड़ाई है। क्यों कांटे की लड़ाई है? कहाँ गाड़ी? इसका एक कारण तो पिछला चुनाव है, जिसमें 0.8% वोट ज्यादा बीजेपी के पास आया, फिर भी उनके पास संख्या नहीं आया सरकार बनाने के लिए। दूसरा कारण है वो, जो कि अभी अमिताभ जी ने बताया कि कुछ सीटें कांग्रेस की हैं जो कि वो कभी नहीं जीती, बल्कि ज्यादा सीटें हैं बीजेपी से जो कभी नहीं जीती, और बीजेपी के पास वो सीटें ज्यादा हैं जो वो बार बार जीती। तो इसका वाइस वर्सा उल्टा भी ले ली। तो ये आंकड़े हैं जो बताते हैं कि बीजेपी का इतना तो सुरक्षित है, और कांग्रेस का उसके मुकाबले कम सीटें हैं जहां वो स्ट्रांग है। फिर भी एंटी इनकम्बेंसी और दूसरे तमाम फैक्टर से कांग्रेस ने रिवाइव किया है। तो क्या ये रिवाइव उस हद तक जाएगा कि बड़ा मार्जिन ले ले? तो यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा होता है। इसीलिए लोग ये कांटे की टक्कर बताते हैं कि आखिरकार बीजेपी 76-78 सीटों पर अगर कभी हारी नहीं है तो इस बार भी शायद ना हारे। इस तरह का जो आंकड़ा एग्जैक्टली होगा, मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ जी। ठीक है, वो तो ठीक है, विश्लेषण है। संजय जी, राम मंदिर का मुद्दा कुछ वर्क कर रहा है यहाँ पे, या 24 के लिए प्रिल्यूड है? ये देखिए, सब चीज तो 24 के लिए प्रिल्यूड है, ऐसा तो मान करके सब चीज के बारे में चला जा सकता है, और जो कई बार सार्थक भी है, क्योंकि हम लोगों ने हर चुनाव दर चुनाव देखा है कि रुको संजय जी, एक मिनट, मैं क्वेश्चन रिफ्रेश कर देता हूँ, नहीं लोग समझेंगे कि एक हवा में चीजें चल रहा है। मध्य प्रदेश आरएसएस की सबसे पुरानी कोठरी है, गढ़ है उनका, वहाँ सबसे ज़्यादा काम उन्होंने किया है, वहाँ बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें इनकलकेट है लोगों के दिमाग में, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा था। आप बताइए सर। देखिए, मध्य प्रदेश में जहां संगठन का सवाल है, उद्धव ठाकरे के समय से बीजेपी ने वहां, मतलब उनके नेतृत्व में, जिस समय वो संघ के साथ थे और बाद में भाजपा में थे, फिर मतलब आप जानते ही भाजपा में उसके आगे ऐड करने की जरूरत नहीं, उन्होंने काफी सघन काम किया, और ग्राउंड लेवल पे भी उनका काफी, मतलब बीजेपी का, इसलिए ग्रासरूट लेवल पे बीजेपी बहुत स्ट्रांग है। अगर संगठन की दृष्टि से देखें तो गुजरात के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रांग मध्य प्रदेश में। जहां तक राम मंदिर की बात है, तो अगर आप देखेंगे, अगर राम मंदिर वहां मुद्दा नहीं है तो कमलनाथ जी क्यों, मतलब इतना राम के प्रति अपना समर्पण दिखाते हैं, हनुमान के प्रति समर्पण दिखाते हैं। और मत भूलिए कि चित्रकूट जो है बुंदेलखंड रीजन में है, जिसका आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में है। भी महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो उससे कई चीजें जोड़ करके देखी जाती है।
मतलब मैं ये मानता हूं कि एक मंदिर जो है सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ एक जो उसके जो इकोनॉमी उस मंदिर के साथ, मतलब आप उज्जैन में महाकाल, आज तो महाकाल लोक बना है, उसके पहले भी उज्जैन अगर आप जानते हैं तो महाकाल मंदिर के कारण या पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी उसके कारण होती है, इंफ्रा का डेवलपमेंट है। तो लोगों के मानस में एक चीज जो है, जो आप बांधने की बात कह रहे थे, जैसे मान लीजिए कि ये मामा उनके साथ प्रचलित था शिवराज सिंह चौहान के साथ, अभी मान लीजिए कई चीजें वो बंध जाती हैं, कई चीज बांधने की कोशिश होती है, वो पिरोई जाती हैं। उसमें से जो माला पिरोने की बात है, उसमें राम मंदिर का एक मुद्दा, उस पूरे माले को, जो बुके आप कहते हैं ना, गुलदस्ता जो आप तैयार करते हैं, तो कई फूल को चुन करके उसमें ये सचिव ये मैं कॉन्टेक्स्ट में इसलिए रख रहा हूँ कि मैंने सिर्फ इसलिए पूछा ये सवाल क्योंकि दशहरे के दिन जो मोहन भागवत जी ने अपना भाषण दिया था, उन्होंने ये ऐलान किया कि 22 जनवरी को उद्घाटन है। उसके बाद से सब लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया। तो चूंकि मैंने बताया ना कि मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत कॉन्टेक्स्ट में है, फिर उन्होंने डेट अनाउंस कर दी, फिर उसके बाद सब तमाम सारी चीज़ें हुई, तो इसलिए ये सवाल कॉन्टेक्स्ट में था। खैर अब ये मुद्दा छोड़ दें, अपने पैनलिस्ट के पास इधर चलते हैं, इधर सेफोलॉजिस्ट और रिपोर्टर जी के पास। एक एक सवाल है सर, और 1.5 मिनट होगा, ज़्यादा लंबा मत खींचिएगा, थोड़ा ट्रिकी सवाल है। कांटे की टक्कर है ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक बोलने का तरीका होता है, या आपने देख लिया? मैं ये बहुत खुल के सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सबके मन में एक व्यू होता है और वो व्यू तथ्यों पर आधारित होता है। प्रेम कुमार जी देखो बहुत संभल के बोल रहे, कांटे की टक्कर है। अभी मैं कांग्रेस प्रवक्ता तो बुलाता तो वो कहते हैं कम से कम 150 सीट हम जीतेंगे, बाकी कौन सी हारेंगे वो ये नहीं बताएंगे वो, लेकिन 150 जीत वाली दावा कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है। प्रतीक जी पहले आप बताइए। फंसा दिया ना मैंने जी? वो कहने का तरीका है जी, वो कहने का तरीका है। हाँ। और ये, हाँ मैं मानता हूँ कहने का तरीका है, और ये नहीं, कहने का तरीका उसी तरीके में कहिए, खुल के कुछ बोलना नहीं आपको। कांटे की टक्कर है, आप बिलीव करते हैं इसमें? कांटे की टक्कर है, ऑफ कोर्स कांटे की मतलब कंफ्यूजन है ग्राउंड। और 18 साल वाला सवाल बहुत है, लेकिन एक बात में बस सिर्फ बहुत वेरी क्विकली, 1.5 मिनट में आपने दिया मुझे टाइम, मैं खत्म कर देता हूं। मैं ये मानता हूं, पर्सनली ये मानता हूं कि वो जो जातिगत जनगणना है वो एक बड़ा मुद्दा है, मैं मानता हूं। लेकिन मुझे यहां तो नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन बम्बार्डमेंट अगले 2-4 दिन में सनातन पर भी है, आएगा सवाल, सनातन भी होगा और राम मंदिर का भी मुद्दा होगा। लेकिन हाँ, जातिगत जनगणना पे कोई नहीं बोलता है उतना जितना रोजगार, बेरोजगारी, किसानी की समस्याएं, जमीन, पानी, इन पर बोलता है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ओके, अमिताभ जी सवाल आपसे भी वही है सर। देखिए, कांटे की टक्कर का एक कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया है, और जो लोग जमीन पे भी गए हैं, काफी टाइम से वहां रह रहे हैं, वो भी इस बात को बता रहे हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ के बारे में कोई कांटे की टक्कर वाली बात वैसी हमें सुनाई नहीं दे रही, करेक्ट? क्योंकि ग्राउंड पे अगर आप जाते हैं तो ऐसा कोई ओवरवेलमिंग मुद्दा या नैरेटिव नहीं है। कॉमन थ्रेड है जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो कॉमन थ्रेड है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है युवा के लिए, गैस सिलेंडर हो जाता है महिला के लिए, है ना, किसानों के लिए फार्म लोन वेवर हो जाता है। इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ये एक कॉमन थ्रेड है। अब जब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की बात होती है तो वोटर देखता है कि इसको सॉल्व कौन कर सकता है, क्या इसको करंट रेजीम जो है वही सॉल्व कर सकती है बेटर, या जो रेजीम चैलेंज कर रही है वो इसको सॉल्व कर सकती है बेटर। तो स्टेट प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लाभार्थी हैं वर्सेस जो फ्यूचर एक लाभार्थी बनाने का जो एक कांग्रेस एक जो पूल ऑफ लाभार्थी बनाना चाह रही है, उसकी कहीं ना कहीं लड़ाई होती हमें दिख रही है। और राम मंदिर के मुद्दे पे एक मुद्दा है वो, जैसा आप कह रहे हैं, और उसको प्रेम कुमार जी ने अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो बाइंडिंग फैक्टर शायद भाजपा के कोर वोटर के लिए है, स्विंग वोटर के लिए नहीं। स्विंग वोटर के लिए मुद्दे कौन से हैं और वो उस दिन निकल कर किसको वोट करता है, इसके ऊपर जो है ये सब कुछ डिपेंड करता है। दोनों ही पार्टीज के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस हैं। कांग्रेस के स्ट्रेंथ भी कमलनाथ है तो कहीं ना कहीं वीकनेस भी कमलनाथ है, क्योंकि जो 22 लाख फर्स्ट टाइम वोटर की हम बात कर रहे हैं, क्या वो एक 76 साल के आदमी से अपने आप को इमोशनली आइडेंटिफाई कर सकता है? क्वेश्चन मार्क है। और उसी तरह से स्ट्रेंथ यहाँ शिवराज भी है, क्योंकि आज भी वो अनपॉपुलर नहीं है।
महिलाओं में उनकी एक पैठ है, लेकिन वीकनेस भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि फटीग फैक्टर एक आ चुका है। जी, और जो जी। 5वां एल था वो लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास है। तो लाभार्थी अमिताभ जी, रोकूंगा मैं आपको। डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस, ये एक बड़ा इशू होता है किसी भी चुनाव में। मध्य प्रदेश में वाकई, जो मैंने बार बार आप लोगों से पूछा इसलिए नहीं कि आपको परेशान करना था मुझे, आप जिससे भी बात करिए, एनालिस्ट से बात करिए, पर्सनली नेताओं से पूछिए, सबके मन में ये कन्फ्यूज़न है मध्य प्रदेश को लेकर के कि यार कांटे की टक्कर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसे लोगों से पूछा जो दिन रात इसी सर्वे में लगे हुए हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या हो रहा है, कांटे की टक्कर है। तो मैंने इसलिए कहा कि बोलने का तरीका ये वाकई है, क्योंकि डिलीवरी वर्सेस प्रॉमिस इस पर तय होना है। अब वो कैसे तय होगा कि नहीं तय होगा, क्या होगा मुझे नहीं पता, वो 3 तारीख को हम लोग देखेंगे। एक सवाल और जो अनुत्तरित रह गया, हम उसको किसी और डिबेट में लेंगे। हल्का सा इशारा प्रेम जी ने कहा कि लोग पहले तय कर लेते हैं। मैं इससे एकदम फर्म बिलीव करता हूँ। ये जो लोग कहते हैं ना लास्ट मोमेंट पे तय होगा, मैं इस पर बिलीव नहीं करता हूँ। मन आदमी पहले बना लेता है चुनाव में, खाली उसके आपको रिफ्लेक्शंस बाद में अलग अलग तरीके से दिखते हैं। आदमी तय कर लेता है कि मेरे को ये करना है, और वही परिणाम आप 14 में देखिए, 19 में देखिए, 22 में देखिए, 17 में देखिए, सब जगह वही है कि डिसीजन पहले हो जाता है, डिसीजन नहीं होता आदमी। चलिए खैर, बहुत अच्छी चर्चा रही, बहुत इंसाइट लिया और बहुत ही हमने टेढ़े मेढ़े सवाल पूछे आज प्रतीक जी से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।